नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी का चेहरा होंगी और यह चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जनता, लोकतंत्र, युवाओं, किसानों, गरीबों, दलितों और वंचितों से गठजोड़ करेगी। लल्लू ने कहा, उत्तर प्रदेश प्रियंका की भूमि है, वह यहीं की है। प्रियंका और उनके परिवार का उत्तर प्रदेश की भूमि और राज्य करोड़ों जनता से लगाव है। वह राज्य के करोड़ों लोगों के हृदय में रहती है। निसंदेह उनके नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमें यकीन है कि प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस की जनता अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनभावना है कि हमें प्रियंका की देखरेख में सरकार बनानी चाहिए। लल्लू ने भाजपा नेताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि प्रियंका ट्विटर वाली नेता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रियंका से भयभीत है। राज्य सरकार द्वारा हिरासत में लिए जाने के बावजूद वह सड़कों पर उतरी और सोनभद्र के आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। जिस तरह से वह हर मुद्दे पर सरकार को अलग थलग कर रही है, सरकार डरी हुई है और फंसी हुई है। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दे लगातार उठा रही है। हम अपनी आवाज लगातार मजबूत कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस जनता की आवाज बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1989 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और तभी से राज्य के विकास में काफी अधिक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के समय उत्तर प्रदेश उद्योगों, लघु उद्योगों और चीनी मिलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में चीनी मिलें बंद हो रही है। जिलों के पारंपरिक उद्योगों की हालत खराब है, चाहे वह फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, अलीगढ़ के ताले हो, कानपुर का चरम उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल हो या भदोही का कालीन। राज्य के बुनकरों की स्थिति भी काफी खराब है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस विकसित यूपी, समृद्ध यूपी बनाने का प्रयास करेंगी। राज्य सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के बारे में पूछने पर लल्लू ने कहा कि यह सिर्फ एक बहाना है। राज्य सरकार निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी परियोजना कार्यान्वित नहीं हुई। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी सहित जनता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष किया है। कांग्रेस अब दलितों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज बन रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भाजपा की डूबती नैया को कन्हैया के सहारे की उम्मीद, पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू की। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में हाशिए पर आ चुकी भाजपा को अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से उम्मीदें बंधी है। कारण कि कन्हैया कुमार के अलावे अब भाजपा का और कोई नाम खवैया नजर नहीं आ रहा है। शायद यही कारण है कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा बड़ी उम्मीद तो यही है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर भाजपा महागठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाली भाजपा को कन्हैया कुमार से बड़ी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लालू यादव और उनका कुनबा कन्हैया कुमार को स्वीकार करेगा। भाजपा के बिहार प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा है कि कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव प्रचार में अहम रोल निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बिहार में महागठबंधन को ये हकीकत समझनी होगी। सत्यनारायण सिंह ने कहा कि कन्हैया कुमार युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वे बड़ी तादाद में वोटरों को गोलबंद कर सकते हैं। ऐसे में हम मानते हैं कि सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि जिस भी पार्टी से हमारा गठबंधन होगा उसे कन्हैया कुमार से बड़ा फायदा होने जा रहा है। कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगस्त में बिहार आ रहे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि इससे पहले कन्हैया कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ इसी साल फरवरी में पूरे बिहार में यात्रा निकाली थी। कन्हैया कुमार ने CAA के खिलाफ गांधी मैदान में रैली भी की थी। उसके बाद से वे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब है। लेकिन अब उनकी पार्टी ने कन्हैया को आगे कर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि कन्हैया कुमार अपनी पार्टी भाजपा की नैया के सद तक पार लगा पाएंगे। कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा था, जिसमें उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2 दशक पहले तक बिहार के बड़े इलाके में मजबूत आधार रखने वाली पार्टी
भाकपा फिलहाल खस्ता हाल हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव में भी भाकपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पार्टी का संगठन छिन्न भिन्न हो चुका है। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि क्या कन्हैया अकेले अपने दम पर उसे खड़ा कर पाएंगे। वहीं यहाँ भी यह सवाल उठने लगा है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार कन्हैया कुमार को क्या स्वीकार करेगा, कारण कि यह जग जाहिर है कि लालू यादव और उनका कुनबा कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए खतरा मानता है। तभी लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद राजद ने कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, चुनाव के लिए सही समय नहीं, जरूरत पड़ने पर लगे राष्ट्रपति शासन। जी हां दोस्तों, इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के कारण चुनाव को टालने की बात भी उठ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि यह चुनाव के लिए सही समय नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाइए, लेकिन चुनाव के लिए यह बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से यह बीमारी फैल रही है, मेरी राय में चुनाव कराने का यह उपयुक्त समय नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत के मंत्री बोले, मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वालों की दुर्गति से सीखे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के खेल मंत्री ने कांग्रेस विधायकों को मध्य प्रदेश में चले सियासी खेल से सीखने की नसीहत दी है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग जारी है। उन्होंने अपने उन विधायकों को चिताया जिन्हें बीजेपी से फोन आ रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो सियासी नाटक चला, उससे कांग्रेस के विधायकों सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्हें 4 महीनों के लिए दरकिनार कर दिया गया था। अब उपचुनाव नजदीक है तो उन्हें मंत्री बनाया गया। पार्टी छोड़ने के बाद उनकी क्या दुर्गति हुई, उससे राजस्थान के भी कांग्रेस विधायकों को सीखने की जरूरत है। बता दें कि राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां जयपुर में अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में है। बताया जा रहा है कि उनके साथ उनके समर्थक कुछ विधायक भी हैं जो पार्टी आलाकमान से मिलना चाहते हैं। दरअसल सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस को लेकर तनातनी की नौबत आई है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नोटिस भेजे जाने को लेकर उनके खेमे में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट खेमे का कहना है कि डिप्टी सीएम से पूछताछ के लिए एसओजी का नोटिस स्वीकार्य नहीं है। आरोप है कि गहलोत खेमा सचिन पायलट को बदनाम करना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी नसीहत। बोले, भारत के लिए चीन बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी को चीन से अलर्ट रहने के लिए सलाह दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शरद पवार ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन है। चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि भारत के लिए इस वक्त चीन एक बड़ा खतरा है, वह पाकिस्तान से भी बड़ा है। इससे पहले देश के पूर्व रक्षा मंत्री ने भी चीन की सैन्य ताकत भारत से 10 गुना अधिक है और उनसे भारत के पड़ोसियों को अपनी ओर कर लिया है। शरद पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में इंटरव्यू के दौरान कहा कि केंद्र सरकार को बातचीत और राजनयिक तरीके से चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि हमें पाकिस्तान से घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम शत्रु के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पाकिस्तान आता है, लेकिन पाकिस्तान की चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त हमें चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। अपने कार्यक्रमों को सोच समझकर करना होगा। चीन भारत के लिए एक बड़ा शत्रु है। पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान जमकर स्वागत हुआ। मित्रता की तस्वीरें खींचकर लोगों के सामने दिखाई गई, लेकिन इस संबंध से दोनों देशों के बीच चल रही समस्याओं को नहीं सुलझा जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी का दावा, सभी विधायक मेरे संपर्क में, सरकार को नहीं कोई खतरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने रविवार को कहा कि राज्य में पार्टी के सभी विधायक उनके संपर्क में हैं और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पांडे ने हैरानी भी जताई कि वो कौन विधायक हैं जो कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हैं। पायलट जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत के साथ सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं, राज्य की इकाई में चिंता का कारण बने हुए हैं, उनसे अभी भी संपर्क नहीं हो सका है। पांडे ने पीटीआई भाषा से कहा कि उन्होंने
उन्होंने पिछले 2 दिन से पायलट से बात नहीं की है और उनके लिए एक संदेश छोड़ा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सभी विधायक मेरे संपर्क में हैं और राजस्थान में सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को राजस्थान के घटनाक्रमों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 2 दिन से पायलट से बात नहीं की है और मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनके लिए संदेश छोड़े हैं। पायलट को की गई कॉल और संदेशों का जवाब नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि उनके प्रति वफादार कुछ विधायक इस समय राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं और इनमें से कुछ गुड़गांव के निकट एक रिजॉर्ट में है। पांडे ने कहा कि सभी को राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करना चाहिए। एसओजी ने गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने के कथित प्रयासों को लेकर 2 लोगों के बीच टेलीफोन पर टैप की गई बातचीत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा, सभी को राजस्थान एसओजी का सहयोग करना चाहिए। जांच में शामिल होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा राजस्थान में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, उनकी कोशिश राजस्थान में अनिश्चितता का माहौल बनाने की है, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला, विधायकों से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में घिरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक्शन में आ गई है। उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर जाने को कहा है। तीनों नेता कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे रविवार रात जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस बीच कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को भी निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट आज रात जयपुर पहुंच सकते हैं। पायलट कांग्रेस के भेजे जा रहे पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे और कल विधायक दल की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक कल 10:30 बजे होगी। बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार संकट में है। अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सचिन पायलट पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में है। पायलट खेमे के 12 विधायक भी दिल्ली में हैं। उधर अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। दरअसल ये पूरी जंग शुरू होती है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नोटिस के बाद। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा था और बयान दर्ज कराने को कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद पायलट सीएम अशोक गहलोत से नाराज है। सचिन पायलट खेमे को उप मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए एसओजी का नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वहीं कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी अपना लाभ देख रही है। बीजेपी सचिन पायलट को रिझाने में लगी है। इसके लिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं दुखी हूँ। ये दिखाता है कि कांग्रेस में काबिलियत और क्षमता की अहमियत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान वापस लौट सकते हैं पायलट, सीएम गहलोत ने सभी विधायकों की बुलाई बैठक, संकट टलने के आसार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाली अशोक गहलोत की सरकार में एक दिन के राजनीतिक ड्रामे के बाद अब संकट के बादल छटते दिख रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने आउटलुक को बताया कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हस्तक्षेप से गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक करने के प्रयास किए गए हैं। इससे पहले सूत्रों ने दावा किया कि करीब 30 विधायक सचिन पायलट के समर्थन में हैं। पायलट जो निर्णय लेंगे ये विधायक वही करेंगे। वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से बात की और सीएम अशोक गहलोत के साथ शुरू हुए राजनीतिक हलचल के समाधान के लिए आज रात जयपुर लौटने पर सहमत हुए। राज्य कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे, नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन के साथ गहलोत, पायलट और कांग्रेस विधायक दलों से बात करने की संभावना है। साथ ही सीएम गहलोत ने सोमवार को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। गहलोत आज रात करीब 9 बजे के आसपास अपने आवास पर डिनर के लिए पार्टी के विधायकों और अपने सहयोगी मंत्रियों को आमंत्रित किया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि पायलट और उनके समर्थक विधायक शामिल होंगे या नहीं। इस बीच राज्य में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि राज्य के सभी पार्टी विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह अभी भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
राज्य की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इसमें से कितने विधायक गहलोत खेमे के समर्थक हैं? इसी के मुताबिक राज्य में गहलोत सरकार पर संकट कम हो सकता है। भाजपा के पास अभी 72 विधायक है। यदि सचिन पायलट अपना पाला बदलते हैं तो उनके समर्थक के पार्टी बदलने की संभावना है। हालांकि गहलोत खेमे का कहना है कि इनमें से कुछ बागी कांग्रेस और सीएम से संपर्क में है, इनके पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बदतर हालात, अफसरों को 4 दिन ही काम पर बुलाए सरकार, अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालात को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 4 दिन काम पर बुलाने की बात कही है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालात की वजह से सरकार को अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन ही बुलाना चाहिए। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटीन होने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम न पड़े। वहीं प्रदेश में 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित है। अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए यह नया प्लान लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई टीम 11 की बैठक में लिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन की हालत पर नानावती अस्पताल का आया बयान, कहा उनकी तबीयत स्थिर है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। बिग बी ने ट्वीट कर बताया, मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। अस्पताल वाले अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करा ले। अब अमिताभ बच्चन की हालत को लेकर नानावटी अस्पताल का बयान आया है। दरअसल नानावटी अस्पताल के पीआर ने एक्टर की तबीयत को लेकर बताया कि उनकी हालत स्थिर है, उनमें कोरोना के बहुत कम लक्षण हैं। एएनआई के ट्विटर हैंडल ने यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, हल्के लक्षणों के साथ अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है, उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बता दें, अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना से संक्रमित होने की खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज मेरा और पिताजी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। हम दोनों को बहुत हल्के लक्षण थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हमारा परिवार तथा स्टाफ के भी टेस्ट हो गए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और परेशान ना हो। धन्यवाद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, सुशील मोदी तेजस्वी में जुबानी जंग तेज, चुनाव को लेकर भिड़े दोनों नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के मुद्दे पर सभी दलों की राय जानने के लिए निर्वाचन आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस हालात में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों की राय ले। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के मुद्दे पर आयोग न सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा बल्कि चुनाव कर्मी तथा सुरक्षा कर्मियों को भी ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करे। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित है। उसके पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील मोदी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने एक ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार ने बाहर किया, उसके बाद भी किस कारण से सुशील मोदी उन्हीं की सरकार में शामिल हो गए। तेजस्वी ने सुशील मोदी के विजन पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही। सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा था, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हमारी स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। इससे पहले सुशील मोदी ने यह भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव अगर जेल से छूटकर बाहर आए तो एनडीए को बिहार में जीत हासिल करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में एनडीए बिहार में 3/4 सीटें
जीतेगी और 2010 की जीत का रिकॉर्ड दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा, लालू यादव अगर जनता में रहते हैं तो हमें उनके भयानक शासनकाल के बारे में बताने में आसानी होगी। पिछली बार लालू यादव जमानत पर बाहर थे और उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी। यहाँ तक कि आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाया था। तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में कोरोना को देखते हुए चुनाव टालने की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना जांच पर कांग्रेस आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा सिर्फ वीआईपी लोगों का हो रहा इलाज। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने कहा है कि बिहार सरकार की लापरवाही के कारण राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर है। आम मरीजों के लिए बेड की संख्या कम है, केवल वीआईपी लोगों को सुविधा मिल रही है। सरकार जल्द सचेत नहीं हुई तो हालात गंभीर और गंभीर होंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ वीआईपी लोगों को कोरोना इलाज हो रहा है, आम लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। पैरवी के बाद ही आम लोगों की ही कोरोना जांच हो रही है। सरकार की लापरवाही का नतीजा आम लोग भुगत रहे हैं। इधर बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि विपक्ष राजनीति छोड़ सरकार और जनता का सहयोग करे। पटना एम्स को पूरा कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है। बिहार के सभी स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना जांच हो रही है। बिहार भर में कोरोना स्पेसिफाइड हॉस्पिटल घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।